बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर केमिस्ट्री, लास्ट चैप्टर चल रहा है। ये चैप्टर नंबर 13 स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछले पार्ट के अंदर, ये पार्ट 5 है ना, पार्ट 1 के अंदर हमने बेसिक्स समझी थी स्पेक्ट्रोस्कोपी की। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है नहीं पता, पार्ट 1 देख लीजिए। वेव क्या होती है नहीं पता, पार्ट 1 देख लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं नहीं पता, पार्ट 1 देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है वेव लेंथ क्या होती है नहीं पता, पार्ट 1 देख लीजिए। टाइप्स ऑफ लाइट्स की कितनी किस्में होती हैं नहीं पता, पार्ट 1 देख लीजिए। सारी तफसीलात पार्ट 1 में बताई हैं। क्विकली अभी आपको बता दूं, पार्ट 2 के अंदर फिर हमने मेथड्स देखे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी के। ठीक है, पहला मेथड हमने देखा पार्ट 2 के अंदर, वो था हमारे पास इंफ्रारेड IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। पार्ट 3 के अंदर फिर हमने देखा था अल्ट्रावायलेट विजिबल UV विज स्पेक्ट्रोस्कोपी। और पार्ट 4 के अंदर हमने NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी ये देखा था। अब पार्ट 5 के अंदर हम देखने जा रहे हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, पहले इसको लिख लेता हूँ, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन ऑब्लिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इतनी सारी चीज़ें यार, अब क्या क्या बताऊँ, स्टार्ट कहाँ से लूँ। बहरहाल बुनियादी चीज़ तो याद होगी ना। कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब कोई पूछे तो ये तो बता सकते हैं ना कि इसका मकसद क्या है ये साइंस की ब्रांच है। इसमें क्या करते हैं आप? इसमें आप जो है चीज़ों को पहचानते हैं। ये एक सैम्पल मैं आपको दे दूं, बोलूं बताएं भाई ये क्या चीज़ है, आपको नहीं पता इसके बारे में, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसे मेथड्स आपको बता दिए जाते हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो बुनियादी मकसद है, आइडेंटिफाई करना है चीज़ों को कि ये चीज़ें क्या हैं। अब केमिस्ट्री की दुनिया में आपको पता है हमारे पास 2 किस्मों की चीज़ें होती हैं, या तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इसके अलावा भी बहुत सारी किस्मों की चीज़ें होती हैं। तो बहरहाल बुनियादी आप बात जो है ना वो याद रखिएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर क्या है कि आप चीज़ों को पहचान सकते हैं, अननोन चीज़ों को जान सकते हैं कि ये है क्या। अभी आपको नहीं पता ये क्या है, लेकिन अगर मैं इसके सामने यहाँ पर ये लिख दूँ आपको, तो फ़ौरन आपको पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट है, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये कैसे पता लगा आपको? इससे पता लगा ना। ये किसने बताया आपको कि ये जो है वो सॉल्ट है और ये सोडियम के एटम्स और क्लोरीन के एटम्स जो हैं इनसे मिल के बना है? ये आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी ने बताया, इसके मेथड्स ने बताया। समझ में आ गई बात? अब कोई सा भी मेथड हो सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एक मेथड जो है वो पूरी मालूमात नहीं देता आपको। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो एक हद तक आपको मालूमात देगी किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो कुछ दूसरी मालूमात देगी उसी चीज़ के बारे में। और उसके बाद हमारे पास जो है वो तीसरे नंबर पे जो NMR है वो आपको कुछ और मालूमात देगी उसी चीज़ के बारे में। मतलब कहने का मेरा ये है कि पूरी मालूमात अगर आपको चाहिए किसी चीज़ के बारे में तो एक मेथड आपको फ़ायदा नहीं देगा, ठीक है। IR को भी यूज़ करना पड़ेगा, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी यूज़ करना पड़ेगा, और आपको जो है वो NMR को भी यूज़ करना पड़ेगा, और इस चौथे मेथड को भी यूज़ करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है भाई, ये टू द पॉइंट बात होगी। अब क्या बताते हैं, अब ये जब मैं बोलता हूँ ना कि यार ये आपको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन या इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये आपको बताता क्या है, ये एलिमेंट के बारे में बता देता है। एलिमेंट, विच एलिमेंट्स, इसका जवाब मिल जाता है आपको टू द पॉइंट, सीधा सीधा। अब जैसे इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये जो सॉल्ट है ये 2 एलिमेंट्स से मिलके बना है। ये सॉल्ट है ये 2 एलिमेंट से मिलके बना है, सोडियम और क्लोरीन, इन 2 एलिमेंट्स से मिलके बना है। तो एलिमेंट्स के बारे में तफसीलात अगर आपको जाननी है तो फिर ये
दो मेथड जो है वो आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। उससे आपको पता लग जाएगा कि एलिमेंट इसके अंदर कौन कौन से हैं। अब ज़रा क्विकली रिव्यू करें, हमने जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा, अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा या NMR देखा, इसके अंदर जो चीज़ें आपको पता चल रही हैं ना, वो आपको मॉलिक्यूल के हवाले से पता चल रही हैं। मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड्स कितने हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। समझ में आ रही है बात आपको? लेकिन यहाँ पर ये जो मेथड है ये आपको मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में बाद में बताता है। पहले आपको इसका बुनियादी मकसद यही है कि किसी भी चीज़ के अंदर एलिमेंट कितने हैं। हो सकता है ये जो चीज़ हो जिसको मैं सॉल्ट कह रहा हूँ, ये तो दो एलिमेंट से मिलके बनी है, सोडियम एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट। हो सकता है ये एक और चीज़ मैं आपके सामने रख दूँ, ठीक है, ये एक और चीज़ मैं आपके सामने रख देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि इसका पता चला ये क्या है, तो आपके पास यही मेथड है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कौन सा मेथड यूज़ किया, एटॉमिक या एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड आपने यूज़ किया। तो आपको पता चला कि ये जो है वो सोडियम के एटम आपको इसके अंदर नज़र आते हैं। तो जब इस मेथड को यूज़ किया आपने, तो यहाँ पर आपको किसका पता चल गया, एलिमेंट का। अब इसमें सिर्फ सोडियम के एटम मौजूद हैं, सिर्फ सोडियम के एटम। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सोडियम के एटम मौजूद हैं, तो ये एलिमेंट है। और इसमें सोडियम और क्लोरीन के भी एटम मौजूद हैं, तो ये कंपाउंड है। तो कंपाउंड वो चीज़ें हैं जो कि कम से कम दो एलिमेंट से मिलके बनती हैं, वो चीज़ें। और एलिमेंट वो चीज़ें होती हैं जो कि प्योरली एक ही किस्म के एटम से मिलके बनती हैं। तो इन अ नटशेल अगर हम बात करें, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको किस बात का जवाब देती है, आपको इस बात का जवाब देती है कि एलिमेंट किसी चीज़ के अंदर कौन कौन से हैं। क्या दो एलिमेंट से मिलके ये चीज़ बनी है, तीन एलिमेंट से, चार से, पाँच से, या ये कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक ही एलिमेंट से मिलके बनी है, जैसे कि ये सोडियम मेटल, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको यहाँ से पता चलता है। अब सवाल आता है पता कैसे चलता है, लाइट का ही सारा किरदार है। अब लाइट का किरदार जो है ना, वो जानने के लिए फिर वही दोबारा कि लाइट पैदा कैसा होती है, लाइट जो है वो पैदा कैसे होती है, प्रोड्यूस पैदा कैसे होती है। क्या आप इस पैदा कर सकते हैं लाइट को? बिल्कुल भाई आप कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप किचन में जाइए, चम्मच पड़ा हुआ होगा, स्टील का चम्मच होता है ना, स्टील का चम्मच हो, ठीक है, स्पून है स्टील का, उठाइए उसको चूल्हे पर रख दें, चूल्हा जला के उसको चूल्हे पर रख दें, क्या होगा, वो गर्म होगा। चम्मच जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। चूल्हा जला के आपने स्टील के चम्मच को उसके ऊपर रख दिया, अब वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब ये गर्म होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। आम आदमी तो ये कहेगा कि भाई ये चम्मच जो है गर्म हो रहा है, लेकिन आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप बोलेंगे कि यार ये चम्मच जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये स्पून जो है हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, करता जा रहा है। अब क्या चम्मच एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को? वाकई नहीं, स्पून नहीं कर रहा। स्पून किससे मिलके बना है भाई? एटम्स से मिलके बना है। तो स्पून के एटम्स असल में उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो जो आग जल रही है उससे जो हीट मिल रही है उसको। बल्कि नहीं, उससे भी आगे चलते हैं। वो स्पून किससे मिलके बना है? एटम्स से। एटम्स किससे मिलके बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो वो हीट जो आप स्पून को दे रहे हैं वो उसके एटम्स के पास जा रही है, और उनके एटम से होती हुई जा रही है इलेक्ट्रॉन्स के पास। इलेक्ट्रॉन्स उस हीट को लेंगे 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 लेंगे, और फाइनली वो क्या होंगे? एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड का मतलब इलेक्ट्रॉन की वो हालत होती है कि जब उसके अंदर मज़ीद हीट को अपने अंदर जगह देने की गुंजाइश नहीं है। यही हीट असल में इसको मैं ये कह सकता हूँ एनर्जी। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास जा रही है ये हीट, स्पून के पास नहीं जा रही, ठीक है। तो हमें जो नज़र आ रहा है कि ये चम्मच गर्म हो रहा है, भाई चम्मच गर्म हो तो रहा है, लेकिन चम्मच किससे मिलके बना है? एटम्स से। तो उसके एटम्स गर्म हो रहे हैं। एटम किससे मिलके बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से।
और एटम्स जो हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बने हैं। और सबसे पहले आपका वास्ता जिससे पड़ता है ना, अगर किसी एटम के अंदर आप जाएं तो सबसे पहले आपका वास्ता पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स से। फिर तो एटम के बीच में जाके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, उन तक तो हीट बाद में पहुंचेगी ना, उन तक तो हीट बाद में पहुंचेगी। बाहर क्या है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो वो इलेक्ट्रॉन्स उस हीट को लेंगे लेंगे लेंगे। तो चूल्हे से निकलती हुई सारी हीट इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जा रही है जा रही है जा रही है, ये उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लेकिन कोई हद होगी ना भाई इस इलेक्ट्रॉन की भी। बेचारा कितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। आखिर में ये फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा और इसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। फिर ये क्या होगा, अपने शेल से निकलेगा और दूसरे शेल में जंप करेगा। अब ये जब यहाँ से यहाँ आया तो ये इतना मोटा हो गया, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए, इतना मोटा हो गया। ये क्यों, बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की हुई है इसने, अब इसकी गुंजाइश नहीं है। ये जो हालत है इसकी एक्साइटेड हालत कहलाती है। ये जो हालत है इसकी, ये डी एक्साइटेड हालत कहलाती है या ग्राउंड स्टेट की हालत कहलाती है, जिसमें ये बेचारा अभी नॉर्मल है। अभी तक आपने चम्मच को, स्पून को चूल्हे पे नहीं रखा। अब क्या होगा, ये यहाँ पर रुक नहीं सकता, ये इसकी नेचुरल स्टेट नहीं है। ये दोबारा वापस आएगा इस जगह पे, और वापस आते हुए जब इस शेल में ये दोबारा आएगा तो जितनी हीट इसने एब्जॉर्ब की थी, जितनी हीट इसने एब्जॉर्ब की थी, इसको एब्जॉर्ब कर करके ये एक्साइटेड हो गया था। ये उस सारी हीट को लाइट की शक्ल में, किस शक्ल में, लाइट की शक्ल में निकाल बाहर करेगा, निकाल बाहर करेगा और वापस दोबारा अपनी पुरानी जगह पे आ जाएगा। ये जो लाइट अब निकल रही है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये लाइट असल में थी क्या पहले, ये हीट थी, यही हीट थी। जो हीट आप दे रहे थे, जितनी हीट आपने इस इलेक्ट्रॉन को दी है, उतनी ही हीट इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की है और उसी हीट को इसने लाइट की शक्ल में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि ये निकल रही है बाहर। अब आप बोलेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि हम लाइट पैदा कर सकते हैं, हमने तो कोई लाइट पैदा नहीं की। क्यों नहीं पैदा की भाई, ये लाइट निकल तो रही है। सर हमें नज़र तो आ ही नहीं रही, हमें नज़र आएगी तभी तो हम मानेंगे ना कि हाँ भाई लाइट पैदा हो कर दी हमने, तो बल्ले बल्ले हो गया, बेहतरीन काम हो गया। तो भाई ऐसा करें, किचन की लाइट बंद कर दें, पहले चूल्हा बंद मत कीजिएगा, किचन की लाइट बंद कर दें। आपने किचन की लाइट बंद कर दी, अंधेरा हो गया, चूल्हा जल रहा है। अब वो जो स्पून है उसको देखें आप, स्पून किस कलर का नज़र आ रहा है आपको, आपको स्पून रेड कलर का नज़र आ रहा है। तो स्पून जो अब रेड कलर का हो गया, रेड हॉट हो चुका है स्पून। क्यों हो गया, पहले क्यों नहीं था? ये रेड हॉट क्यों हुआ है? ये रेड हॉट क्या है? ये रेड हॉट, ये रेड कलर का जो स्पून हो चुका इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें से लाइट निकल रही है। ये लाइट है, वो जो रेड कलर आपको नज़र आ रहा है ना उस स्पून का, वो असल में लाइट है, रेड कलर की लाइट। और अंदर क्या हो रहा है, उसी स्पून के अंदर जितने लाखों करोड़ों एटम्स हैं, उनके अंदर जो अरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब के सब मिल मिला के कर क्या रहे हैं, यही एक्साइटेड डी एक्साइटेड, एक्साइटेड डी एक्साइटेड, एक्साइटेड डी एक्साइटेड, और मुस्तकिल लाइट निकल रही है, जो कि कलेक्टिवली आपको नज़र आ रही है। किस शक्ल में, कि वो स्पून रेड हो गया, उसमें से लाइट निकल रही है। समझ में आई बात आपको? आपने लाइट किचन की बंद की है ना, अंधेरे में जो चीज़ आपको नज़र आती है, तो क्या नज़र आता है आपको अंधेरे में? आपको लाइट नज़र आती है। आपको स्पून रेड कलर का नज़र आ रहा है ना, वो लाइट निकल रही है। तो पैदा कर ली ना आपने लाइट। ये बुनियादी चीज़ अपने जहन में रखिएगा। अगर आपने ये बात जहन में न रखी तो फिर आप गुम हो जाएंगे इस दुनिया के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लाइट जो पैदा हुई है, लाइट हमने पैदा कर ली, उस चम्मच में से लाइट निकल गई, ठीक है, आ गई। अब ये जो लाइट निकल रही है, अब इसको क्या करना है भाई, कंप्यूटर की स्क्रीन पे इस लाइट को हम ले लेंगे, तो इस किस्म की कोई पिक्चर जो है वो बनेगी जिसमें आपको ये पीक्स नज़र आएंगी, इस तरह की आपको पीक्स नज़र आएंगी। अब इस पीक्स को, इस ग्राफ को स्टडी करने वाले एक्सपर्ट जो हैं वो इसको इंटरप्रेट करेंगे, वो बताएंगे उसको, इसको रीड करेंगे कि ये जो लाइट निकल रही है अब, और इस लाइट को जो हमने हासिल किया है,
ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो लाइट निकल रही है और इस लाइट को हमने हासिल किया है किसके ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तो ये लाइट अब हमें कैसी नज़र आ रही है, ऐसी नज़र आ रही है, पीक्स की शक्ल में, इस तरह की। तो ये जो पिक्चर हमें यहाँ इस स्पून से नज़र आई है, ये स्पून जो है किसका बना हुआ है, मैं स्टील का स्पून कह रहा था, मैं अब कहता हूँ स्टील का नहीं बना हुआ, बल्कि ये स्पून जो है ये आयरन का बना हुआ, आयरन का बना हुआ ये स्पून है। किसने बताया, वो जो एक्सपर्ट थे ना, जिन्होंने इस लाइट को इस ग्राफ पेपर के ऊपर स्टडी किया, उन एक्सपर्ट्स ने बताया इन तस्वीरों को देख के, इन पीक्स वगैरह को देख के, कि भाईजान वो जो आप स्पून जो है जिसको आप हीट दे रहे थे, जिसको आप गर्म कर रहे थे, जो कि रेड हॉट हो गया था, जिसमें से लाइट निकल रही थी, उसी लाइट को हमने लिया है कंप्यूटर की स्क्रीन पे और हमें ये पिक्चर्स मिली हैं। और इन पिक्चर्स को हमने जब स्टडी किया है तो हम आपको बता सकते हैं कि वो स्पून जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, वो स्पून आयरन से मिलके बना हुआ है, यानी कि आयरन के एटम से मिलके बना हुआ है, Fe। समझ में आ गई बात आपको? ये बुनियादी कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगर आपने ये बुनियादी कॉन्सेप्ट ना समझा तो ना आपको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आएगी, ना अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आएगी, ना आपको NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आएगी, ना ही आपको ये मेरी बात समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई, वीडियो बैक करके दोबारा सुन लें, दोबारा सुन लीजिए। ये है एक अंदर की कहानी जो कि होती है, इसको याद रखिए आप। हर मेथड के अंदर बुनियादी तौर पर एक्साइटेड डी एक्साइटेड वाला ही फिनोमेना है, और एक्साइटेड और डी एक्साइटेड होने के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज़ होती है, जो लाइट रिलीज़ होती है, उसको हम जो प्रिंटर के ऊपर ले लेते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ले लेते हैं और इस किस्म की शक्लें बन जाती हैं। वो उन शक्लों को हम स्टडी करते हैं, तब हमें पता लगता है कि ये जिस चीज़ से लाइट निकल रही है, ये चीज़ एलिमेंट है या कंपाउंड है। और एलिमेंट है या कंपाउंड है तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स किस तरह के अरेंज हुए हैं, उन मॉलिक्यूल्स को बनाने में कौन कौन से एटम्स इन्वॉल्व हैं, कितनी फैमिलीज़ के एटम्स इन्वॉल्व हैं, और फाइनली वो आपको एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं, आपको केमिकल फार्मूला बताते हैं उस चीज़ का। जैसे कि ये आयरन है, इसका केमिकल फार्मूला, इसका केमिकल सिंबल ही होता है सिर्फ, तो आपको पता लग गया कि ये स्पून आयरन का है। क्या सॉल्ट जो है, ये सॉल्ट था ना, क्या इसके अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये काम आप हर चीज़ के साथ कर सकते हैं भाई। आप मेरी बात सुनिएगा ज़रा, हर चीज़ से आप लाइट पैदा कर सकते हैं, हर चीज़ से लाइट पैदा कर सकते हैं, इस मार्कर से भी कर सकते हैं। लेकिन 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 बस ख्याल इस चीज़ का रखना पड़ेगा कि आप इस मार्कर के एटम्स को जो हीट देंगे, क्या सिर्फ हीट देंगे? आप इस मार्कर के एटम्स को, आप ये राज जान चुके हैं कि लाइट पैदा कैसे हो रही है, ठीक है, और लाइट को पैदा करने के लिए इस मार्कर से लाइट पैदा करना चाहते हैं, तो इस मार्कर के एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड डी एक्साइटेड ये करना पड़ेगा। उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या एनर्जी आप हीट की शक्ल में देंगे? नहीं भाई, हीट की शक्ल में एनर्जी देंगे तो ये पिघल जाएगा ना, मेल्ट हो जाएगा, इसकी तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। अब क्या करें? तो भाई एनर्जी बोला है आपसे, ये नहीं बोला कि आप हीट ही दें। एनर्जी की कितनी किस्में हैं, सोचिए ज़रा। लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, और फिर लाइट एनर्जी के अंदर कितनी सारी लाइट की किस्में हैं। विजिबल लाइट अलग है, इनविजिबल लाइट अलग है। इनविजिबल लाइट जो है, लाइट की कोई सी भी किस्म हो, आप इसके एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को लाइट की मदद से एनर्जी दे दें। आप लाइट की मदद से इस मार्कर के एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड कर दें, क्योंकि लाइट भी तो एनर्जी है ना। आप हीट मत दें, आप लाइट दे दें, आप लाइट मत दें, आप साउंड दे दें। ये मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं एनर्जी की। बस आपको इस मार्कर के एटम्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देनी है। वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता रहेगा, एक्साइटेड होगा, जंप करेगा, वापस आएगा। बुनियादी तौर पर सब जगहों पर यही काम हो रहा है। खैर, ये बात हमें पता है, पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं
कि ये एक्साइटेड और डी एक्साइटेड वाला सिस्टम जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही नहीं होता, बल्कि अगर आपको याद हो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमने ये बात देखी है कि न्यूट्रॉन जो हैं प्रोटॉन जो हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जिस प्रोटॉन की एक स्पेसिफिक स्पिन होती है क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज, उन प्रोटॉन्स को भी हम एक्साइटेड और डी एक्साइटेड कर सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर मौजूद। यही तो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमने देखा था। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन वाहिद चीज़ नहीं है एटम के अंदर जिसको आप एक्साइटेड और डी एक्साइटेड कर सकते हैं, प्रोटॉन भी हैं भाई, बल्कि और भी चीज़ें हैं जो कि फ़िलहाल अभी हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। तो ये मकसद है बुनियादी, इस बात को जहन में रखिएगा। ठीक हो गया। ये चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी हैं भाई। ये 5 मिनट के अंदर अगर बात कर देता तो यार आप फिर बोलते कि सर 5-5 मिनट के अंदर तो पता नहीं वीडियोस भरी पड़ी, ये हो गया, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। अब आपको पूरा पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया ना, आपको ये पता लग गया कि यार लाइट पैदा कैसे होती है, कोई भी चीज़ जो है वो लाइट पैदा कर रही है तो कैसे कर रही है, उसके अंदर क्या क्या मौजूद है, एटम्स कर क्या रहे हैं, एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो इस मार्कर को आप जो है वो लाइट से एनर्जी प्रोवाइड कर दें, अल्ट्रावायलेट लाइट से एनर्जी प्रोवाइड कर दें, माइक्रोवेव से एनर्जी प्रोवाइड कर दें, मर्जी है आपकी। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करना है बस। अब यहाँ पर केस स्टडी के तौर पे अगर हम लेते हैं ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये 2 मेथड हैं जिसके अंदर से एक मेथड ये है। इसमें हो क्या रहा है, अगर एक सैंपल है आपके पास, ये सैंपल है, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि यार ये सैंपल जो है ये है क्या भला, मतलब विच एलिमेंट्स। इस सवाल का जवाब आप सबसे पहले जानना चाहते हैं कि ये जो चीज़ है क्या ये एक एलिमेंट से मिलके बनी है, 1 एलिमेंट, या मोर देन 1 एलिमेंट, मोर देन 1 एलिमेंट। आपको भी इस चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है ये चीज़ जो है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट से मिलके बनी हो। अब एक एलिमेंट से मिलके बनी हो तो हो सकता है वो एलिमेंट सोडियम हो सकता है मैग्नीशियम हो सकता है क्लोरीन हो सकता है ब्रोमीन हो सकता है आयोडीन हो। पीरियोडिक टेबल में 118 के लगभग एलिमेंट हैं ना, तो उन 118 एलिमेंट्स में से कोई सा भी एलिमेंट ये हो सकता है, आपको भी नहीं पता। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये मोर देन 1 एलिमेंट, एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके भी हो सकता है ये 2 एलिमेंट से मिलके बना हो सकता है ये 3 एलिमेंट से मिलके बना हो, आपको तो नहीं पता ना। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं ये 2 एलिमेंट से मिलके बना है, जिसमें से एक तो सोडियम है, दूसरा क्लोरीन है। हो सकता है ये 3 एलिमेंट से मिलके बना हो, जिसमें से एक तो कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा ऑक्सीजन है। तो जब ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी, आपको पता लग जाएगी बात कि ये 3 किस्म के एटम्स से मिलके ये चीज़ बनी है, तो आप बोलेंगे ये क्या चीज़ है, ये चीज़ ग्लूकोज है। और अगर आप देखेंगे कि ये चीज़ जो है वो 2 किस्म के एटम से मिलके बनी है, सोडियम और क्लोरीन, तो आप कहेंगे क्या है, सोडियम क्लोराइड, यानी कि कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट। और अगर ये एक किस्म के एलिमेंट से मिलके बनी है तो ये 118 जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में, उनमें से कोई भी एक हो सकती है। हो सकता है ये सैंपल आपके पास हाइड्रोजन का हो सकता है ये सैंपल आपके पास ऑक्सीजन का हो। समझ में आ रही है बात आप? अब हम जानते हैं कि इसमें हम कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। इसके स्टेप ज़रा जहन में रखें। पहले आप क्या करेंगे, इसको वेपराइज करेंगे, इस सैंपल को।
और आपको पता है अगर वेपराइज करना है तो इसको हीट करना पड़ेगा, इसको हीट देनी पड़ेगी। इस सैंपल को इस शक्ल में आप नहीं रख सकते। स्टेप नंबर 1 में इसको हीट दे के वेपराइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे पानी को करते हैं ना हम, पानी को अगर हम हीट दें वो बॉयल हो जाता है और बॉयल होने के बाद वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम वाटर वेपर्स कहते हैं। पेट्रोल भी देखें आप जो है वो वेपराइज हो जाता है, पेट्रोल भी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वेपर्स होते क्या हैं, ठीक है, ये वेपर्स वही चीज़ होती है। अगर हम वाटर वेपर की बात कर रहे हैं ना, तो ये बात जहन में रखिए कि वाटर वेपर भी वाटर ही है, H2O ही है, कोई नई चीज़ नहीं बन गया। वो पानी लिक्विड फॉर्म में होता है, आप उसको ठंडक पहुंचाते हैं जब, तो वो क्या हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है, आइस बन जाता है ना। तो आइस बनने के बाद क्या वो पानी नहीं रहता, पानी रहता है ना। क्या उसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, H2O के बजाय कुछ और बन जाता है? नहीं, H2O ही रहता है ना। बिल्कुल इसी तरह अगर इस पानी को आप ठंडा करने के बजाय अगर आप हीट करेंगे तो ये पानी धीरे धीरे क्या होगा, ये एवापोरेट हो जाएगा, ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आबी बुखारात में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर वेपर्स छोटे छोटे कतरों का नाम है, ड्रॉपलेट्स जिनको हम कहते हैं। ये ड्रॉपलेट्स, ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे कतरे इतने छोटे होते हैं कि इनका वज़न बहुत ही कम होता है, और इतना कम होता है कि ये हवा में उड़ने लगते हैं, जैसे कि गैस उड़ रही है, जैसे कि गैस उड़ रही है हवा में। बट बी केयरफुल कि ये गैस नहीं है, गैस जैसे तो हैं लेकिन गैस नहीं है। वाटर वेपर्स स्टिल लिक्विड वाटर विच आर फ्लोइंग इन द एयर, ये बात जहन में रखिएगा। तो इसी तरह हमें जो हर सब चीज़ों को हम वेपराइज कर सकते हैं, ठीक है, ये बात नहीं है, सब चीज़ों को हम वेपराइज कर सकते हैं। तो ये जो सैंपल है आपने इसको हीट अप किया, ठीक है, और इसके बाद आपके पास वेपर्स मिल गए, इस चीज़ के वेपर्स। अब ये जब वेपर्स आपको मिल गए हैं, इन वेपर्स को आप क्या करेंगे, ये वेपर्स जो हैं एग्जैक्टली एटम्स से मिलके बने हैं ना, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं। अब आप इन वेपर्स को हीट करेंगे, हीट करेंगे इस तरह से। ये फ्लेम है जो कि आप देंगे इससे, इन वेपर्स को आप हीट अप करेंगे। अब क्या होगा, इन वेपर्स के अंदर जो एटम्स हैं और उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वही सारा काम होगा। वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक्साइटेड होंगे, डी एक्साइटेड होंगे, एक्साइटेड होंगे, डी एक्साइटेड होंगे, एक्साइटेड होंगे, डी एक्साइटेड होंगे, ठीक है, ये सारा काम इसके अंदर हो। लेकिन सारे एटम्स जो हैं वो एक्साइटेड नहीं होंगे, ये बात जहन में रखिएगा। ये जो आप हीट दे रहे हैं ना इन वेपर्स को और इनके एटम्स को और इनके इलेक्ट्रॉन्स को, तो बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मिलेंगे आपको जो एक्साइटेड हालत में नहीं जाएंगे इस हीट की मदद से। तो यहाँ पर दो किस्म के इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी आ जाएगी आपके सामने। एक इलेक्ट्रॉन्स वो होंगे जो कि एक्साइटेड हो रहे हैं और डी एक्साइटेड हो रहे हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी वो है जो कि एक्साइटेड नहीं हो रहे, मतलब वो इस हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। ये दीगर मामलात हैं, अभी मैं इस पर इन डिटेल आपको ये बात नहीं बता सकता, वरना फिर बात और तवील हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस हीट को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएंगे। दो किस्म की कैटेगरी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, दो किस्म की कैटेगरी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। एक वो जो कि एक्साइटेड हो गए और डी एक्साइटेड भी हो रहे हैं, दूसरे वो जिनको कुछ भी नहीं हो रहा, वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हीट को एब्जॉर्ब कर ही नहीं रहे, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही असल में, ठीक है भाई। अब क्या होगा, अब आप एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स। मैंने कहा था ना, मैंने पहले ये बात समझाई है कि आपने एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करना है, उनको एनर्जी देनी है। अगर हीट एनर्जी सिर्फ वाहिद एनर्जी थोड़ी है भाई, लाइट एनर्जी भी तो है।
आप लाइट की मदद से भी इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड कर सकते हैं जो कि नॉर्मल हालत में हैं अभी भी, वो हीट की मदद से एक्साइटेड नहीं हो रहे, तो आप लाइट से ट्राई करें। अब जब लाइट से आप ट्राई करेंगे तो लाइट कौन सी, लाइट तो हमारे पास दो कैटेगरी की आती है। एक क्लास लाइट की वो है जो कि विजिबल लाइट है, जिसको विबग्योर कहते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो, ये है। तो विजिबल लाइट के अंदर से किसी कलर्ड लाइट को यूज़ करेंगे क्या हम इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करने के लिए, या फिर इनविजिबल लाइट की तरफ जाएंगे, जिस इनविजिबल लाइट के अंदर हमारे पास जो है वो मौजूद है अल्ट्रावायलेट लाइट है, इंफ्रारेड है, ठीक है, गामा रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, ये सारी इनविजिबल लाइट की कैटेगरी है। तो क्या इनविजिबल लाइट में से किसी लाइट को लेके, उसकी एनर्जी को लेके इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करेंगे? जी, इनविजिबल लाइट की कैटेगरी। और कौन सी है वो होगी अल्ट्रावायलेट या विजिबल, अल्ट्रावायलेट या विजिबल। इन दो को ही आप जो है वो यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है भाई, इन दो को यहाँ पर आप यूज़ करेंगे, अल्ट्रावायलेट, बल्कि विजिबल नहीं, अल्ट्रावायलेट एंड आईआर। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को यूज़ कर सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एक्साइटेड करने के लिए, और इंफ्रारेड को भी आप यूज़ कर सकते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करने के लिए। तो आपने इन इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या कर दिया, एक्साइटेड कर दिया। ध्यान से सुनिएगा आप, अब ये नॉर्मल नहीं रहे, अब ये एक्साइटेड हो गए हैं, अब ये एक्साइटेड हो गए हैं। अब आपके पास ये जो सैंपल था, जिसके बारे में आप जानना चाहते थे कि ये विच एलिमेंट कौन से एलिमेंट से मिल के बना है, उसी सैंपल को आपने हीट दे के वेपराइज किया और फिर उनके वेपर्स को मज़ीद हीट किया। तो जब इनके वेपर्स को हीट किया, मतलब इस चीज़ के एटम्स को हीट किया, मतलब उनके इलेक्ट्रॉन्स को हीट किया, तो ये जो हीट इस यहाँ से निकल रही है वो इस एटम के कुछ इलेक्ट्रॉन्स को तो एक्साइटेड कर पा रही है, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड नहीं कर पा रही। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर तो ये एक्साइटेड और डी एक्साइटेड और लाइट की प्रोडक्शन का मामला हो रहा है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। उनको एक्साइटेड करने के लिए, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करने के लिए आपने लाइट सोर्स का यूज़ किया, और लाइट कौन सी, इनविजिबल कैटेगरी की अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड लाइट्स को आपने यूज़ किया, और इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि पहले नॉर्मल थे, आपने इनको क्या किया, इनको भी एक्साइटेड कर दिया। अब ये भी एक्साइटेड हो रहे हैं, ये भी एक्साइटेड हो रहे हैं। अब ये बात जहन में रखिएगा कि दोनों ही लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। दो किस्म के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड वाले आपके पास आ गए हैं, ये भी एक्साइटेड हो रहे हैं, डी एक्साइटेड हो रहे हैं, जो इस हीट की मदद से बने थे, ये भी एक्साइटेड हो रहे हैं और डी एक्साइटेड हो रहे हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड लाइट की मदद से हुए थे। दोनों किस्म के इलेक्ट्रॉन्स लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो जो एक्सपर्ट बैठा हुआ है वो क्या करेगा, इन दो किस्म की लाइट्स को लेगा, इन दो किस्म की लाइट्स को लेगा और कुछ इस किस्म की शक्ल उसको नज़र आएगी। ठीक है भाई, इस किस्म की शक्ल उसको नज़र आएगी। अब ये क्या है जो उसको इस पे नज़र आ रही है, स्क्रीन पे जो नज़र आ रही है, ये स्क्रीन के ऊपर उसको ये नज़र आ रही है। अभी वो पीक्स वाली बात नहीं करते हम, ठीक है, पीक्स वाली बात नहीं करते। तो स्क्रीन के ऊपर उस एक्सपर्ट को ये मिल रहा है, ये पैटर्न मिल रहा है। आपको पता है ये पैटर्न कैसा है? अगर आपके पास बुक है तो पेज नंबर 278 पे आप बाकायदा देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, ये जो आपको नज़र आ रहा है। और ये जो स्पेक्ट्रम आपको नज़र आ रहा है, इसमें दो किस्म के एरियाज़ आपको नज़र आ रहे हैं। एक तो ये तीन लाइंस नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ये एक ब्लैक कलर की लाइन, कलर याद रखिएगा, ये ब्लैक कलर की लाइन है, ये भी ब्लैक कलर की लाइन है,
ये भी ब्लैक कलर की लाइन है। बाकी ये जो एरिया है ये मुख्तलिफ़ कलर्स का है। ये ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर का पोर्शन है, पूरा का पूरा ब्लू कलर हुआ हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो है वो ब्लू कलर हुआ हुआ है पूरा का पूरा इस तरह से। और यहाँ पर जो है इतने पोर्शन में ये ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर है, और उसके बाद ये येलो कलर है, और उसके बाद फिर ये ऑरेंज भी आ जाता है, रेड भी आ जाता है, ये ऑरेंज आ गया, और फिर ये आखिर में रेड भी आ गया। तो इस तरह के ये पोर्शन बने हुए हैं। तो ये जो शक्ल अब आपके पास आ रही है, ये ऐसी शक्ल कब बन रही है? लाइट्स की मदद से। कौन सी लाइट है? यही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जो हीट की मदद से बने थे, ये बात याद रखिएगा, जो हीट की मदद से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हुए थे, वो जब डी एक्साइटेड हो रहे थे और उसके बाद जो वो लाइट रिलीज़ कर रहे थे, वही लाइट यहाँ पर आपको किस शक्ल में नज़र आ रही है पता है? इन कलर्स की शक्ल में, ये ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये स्पेक्ट्रम के अंदर जितना कलर्ड पोर्शन है, ये किसकी वजह से बना है? उन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो कि यहाँ पर इन वेपर्स को हीट आपने दिया था, उसकी वजह से एक्साइटेड हुए थे। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक्साइटेड नहीं हुए थे इस हीट से, उनको एक्साइटेड करने के लिए आपने अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन को इस्तेमाल किया, और ये एक्साइटेड हुए इलेक्ट्रॉन फिर ये डी एक्साइटेड भी हुए, फिर एक्साइटेड हुए, डी एक्साइटेड हुए, और फिर इन्होंने भी लाइट रिलीज़ की, ठीक है, फोटॉन्स रिलीज़ किए, और इनसे जो शक्ल यहाँ पर स्पेक्ट्रम पे आई है ना, वो ये रही। ये 3 लाइंस जो हैं ब्लैक कलर की लाइंस, ये 3 ब्लैक कलर की लाइंस। इससे आपको क्या पता लगा? ये जो ब्लैक कलर की लाइंस हैं ना, ये आपको क्या बता रही हैं? ये ब्लैक कलर की लाइंस ध्यान से सुन लीजिएगा, ये वाली भी, ये वाली भी, और ये वाली भी। नंबर ऑफ लाइंस नोट कर लीजिए। नंबर ऑफ लाइंस टेल you about a specific element, about a specific element। तो नंबर ऑफ लाइंस मतलब लाइंस की ये जो तादाद है, इसको हम 2 तरह से कर लेते हैं, नंबर ऑफ लाइंस एंड पोजीशन। और इन लाइंस की जो पोजीशन है, क्या कहा मैंने? पहली बात, ये जो ब्लैक कलर की 3 लाइंस हैं, ये किससे बन रही हैं? ये बन रही हैं उन एक्साइटेड और डी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स से जिनको आपने एनर्जी प्रोवाइड की थी अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन की मदद से। और उसके नतीजे में जो लाइंस बनी हैं, ठीक है, ये आपको क्या बता रही हैं? ये आपको बता रही हैं नंबर ऑफ लाइंस एंड पोजीशन। आपको क्या बता रही हैं? स्पेसिफिक एलिमेंट। ये जो आपके पास स्पेक्ट्रम बना है, ये जो 3 लाइंस हैं, इनकी तादाद, ये 3 लाइंस की तादाद और इन 3 लाइंस की पोजीशन, एक यहाँ पर है, एक थोड़ा फासला दे के यहाँ पर है, एक थोड़ा आखिर में जाके है। ये 3 लाइंस की तादाद और इनकी पोजीशंस आपको क्या बता रही हैं? कि ये हाइड्रोजन है। क्या है ये? ये हाइड्रोजन। तो ये जो सैंपल आपके पास आया था, इस सैंपल के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं। ये स्पेक्ट्रम के अंदर ये जो लाइंस हैं, इनकी तादाद और इनकी पोजीशन आपको बता रही है कि इस सैंपल के अंदर क्या मौजूद है? हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या? अब एक और हमारे पास अगर दूसरा है, इसमें देखें 4 लाइंस अगर हों तो, 4 लाइंस अगर हों तो इसका मतलब हुआ कि इस सैंपल के अंदर हाइड्रोजन के अलावा और क्या मौजूद है? हीलियम भी मौजूद। हाइड्रोजन के अलावा हीलियम भी मौजूद है, अगर 4 लाइंस जो हैं वो आपको मिल रही हैं। या सपोज़ करें कोई दूसरा ही सैंपल है, ये सैंपल नहीं है, इस सैंपल के अंदर सिर्फ आपको यही मिली हैं 3 लाइंस पहले वाली,
इस सैंपल के अंदर ये 3 लाइंस ही आपको मिल रही हैं, तो ये पूरा का पूरा सैंपल क्या है, हाइड्रोजन का है। अगर कोई दूसरा सैंपल आप ले आए और उसमें आपने ये सारा प्रोसेस किया, सारा प्रोसेस दूसरे सैंपल में किया और उससे जो स्पेक्ट्रम मिला उसमें आपको 4 लाइंस मिली, तो आप समझ गए कि ये जो सैंपल है असल में ये हीलियम के एटम्स से मिलके बना है। और अगर यहाँ छोटा सा बना दूँ, स्पेक्ट्रम कोई आपको ऐसा मिले, याद रखिएगा कि इन लाइंस के अलावा जितना ये एरिया है ना, ये सब मुख्तलिफ कलर्स हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ठीक है। अब कोई ऐसा स्पेक्ट्रम मिलता है, कोई तीसरा सैंपल आप ले आए, तीसरे सैंपल के साथ भी आपने यही प्रोसेस किया और उसके नतीजे में फिर क्या हुआ, उसके नतीजे में आपको ये 2 लाइंस मिली हैं बस, तो फिर ये क्या है असल में, ये सोडियम है। ये क्या है, ये सोडियम है। तो आप समझ जाएंगे कि ये जो सैंपल आया है, जो भी ये लेके आया होगा, आप उसको बता देंगे कि भाई ये सोडियम है। कैसे पता लगा आपको, आपने ये सारा प्रोसेस किया, उसके नतीजे में स्पेक्ट्रम आपको मिला। स्पेक्ट्रम जो मिला उसमें आपने ये लाइंस को देखा, 2 लाइंस हैं, इनकी पोजीशन को देखा और आपने बता दिया कि भाई ये जो सैंपल आप लाए हैं ये सोडियम है। दूसरा सैंपल जो है उसके साथ भी यही किया आपने, और उसके बाद फिर आपने जो है वो आपको कौन सी ऐसी 4 लाइंस मिली और इनकी पोजीशन को आपने देखा, 4 लाइंस को देखा, आपने बोला भाई ये दूसरा वाला सैंपल जो है ये हीलियम के एटम्स से मिलके बना है। इसी तरह फिर ये एक और सैंपल आपके पास आया जिसके साथ आपने वही किया और उसके बाद आपको जो स्पेक्ट्रम मिला उसमें आपको 3 लाइंस मिली और इन 3 लाइंस की पोजीशन को देख के आपने बता दिया कि ये जो सैंपल है ये हाइड्रोजन के एटम्स से मिलके बना है। समझ में आ गई बात। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है इसको हम कहते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये वो मेथड है। इसको क्यों ये नाम दिया जा रहा है, इसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों नाम दिया जा रहा है, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब का सिस्टम इसके अंदर हो रहा है। और एब्जॉर्ब होने के बाद इसमें क्या हो रहा है, एक्साइटेड और डी एक्साइटेड का प्रोसेस हो रहा है। सर तो इसमें ख़ास बात क्या है, ये तो सारे ही मेथड्स में हो रहा है ना। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी तो यही हो रहा है ना, एनएमआर के अंदर भी तो यही हो रहा है, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर भी तो यही हो रहा है। तो ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपने कौन सी नई बात बता दी। नई बात इसमें ये बताइए आपको कि आपने पहली दफ़ा ये बात सुनी है कि जब आप किसी भी चीज़ को एक्साइटेड स्टेट में लेके आना चाहते हैं, उसके एटम्स को, उसके इलेक्ट्रॉन्स को, तो जब आप उसको हीट देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हों और एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हों। ना 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 ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बच जाते हैं जो कि हीट एनर्जी से एक्साइटेड और डी एक्साइटेड नहीं होते, बल्कि उसके लिए फिर आपको अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड रेडिएशंस की मदद से उनको एक्साइटेड और डी एक्साइटेड करना पड़ता है। वो इलेक्ट्रॉन्स आपको बताते हैं उस चीज़ के बारे में कि आया वो कौन सी चीज़ है, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है भाई। अब एक और ज़रा, थक तो नहीं गए ना भाई, थक तो मैं भी गया हूँ, लेकिन ये आखिरी बात बेतहाशा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस जो आप हासिल कर रहे हैं, यार ये सोचने की बात है, इसकी भी तो कोई सोर्स होगी ना, कोई ज़रिया होगा ना। ये कहाँ से आ रही है अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, इसका सोर्स क्या है। आप बोलेंगे सर इसका सोर्स भी कोई ना कोई चीज़ होगी, कोई ना कोई चीज़ होगी। एग्जैक्टली यही बात। अगर आपको अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड रेडिएशंस चाहिए तो कोई चीज़ ऐसी होगी जो कि अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस प्रोड्यूस कर रही है। आप उस चीज़ को सामने रखेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स के सामने रखेंगे जो कि एक्साइटेड नहीं हो रहे थे यहाँ पे, और फिर जब आप इस चीज़ को सामने रखेंगे जो कि अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस कर रही है, उसको सामने रखेंगे,
तो उससे अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस जब जाएंगी तो जाके इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये पता है क्या होगी, ये सोडियम होगी, ये सोडियम होगी जी। आप पहले से पता लगा चुके हैं भाई, आपके पास सोडियम भी मौजूद है, आपके पास हाइड्रोजन भी मौजूद है, आपके पास ऑक्सीजन भी मौजूद है, आपके पास ये सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अगर आप किसी चीज़ के अंदर सोडियम के एटम्स का पता चलाना चाहते हैं तो फिर आप सोडियम मेटल को ही सोर्स के तौर पे यूज़ करें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए और इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए। इस चीज़ को, ये क्या है, ये सोडियम का एक टुकड़ा है। आप क्या करेंगे, वही सारा प्रोसेस करेंगे, इसको आप हीट करेंगे। इस सोडियम के टुकड़े को जब आप हीट करेंगे, पीस को जब आप हीट करेंगे तो इस सोडियम के एटम्स जो हैं एक्साइटेड होंगे, डी एक्साइटेड होंगे। और ये सोडियम के एटम्स एक्साइटेड और डी एक्साइटेड होने के दौरान, इस सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड और डी एक्साइटेड होने के दौरान जो लाइट रिलीज़ करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो विजिबल लाइट हो, वो इनविजिबल भी हो सकती है। और इनविजिबल होगी तो कौन सी होगी, यहाँ पर वो होगी अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड। और वो अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेडिएशन जब आप इस सैंपल के, दूसरा सैंपल जो था जिसके आपने वेपर्स बनाए थे, उस सैंपल के वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक्साइटेड नहीं हो रहे थे, उनको एक्साइटेड करने के लिए आपने इन अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस को यूज़ किया। तो ये आपको मिली कहाँ से, ये इस सोडियम के पीस से मिली। और क्योंकि ये सोर्स आपकी, ये बड़ा टेक्निकल बात है, इसके हवाले से क्वेश्चन आते हैं एमडी केट, ई केट या फिर मेंस, एडवांस वगैरह के अंदर, ये बता दूं आपको। तो ये जो चीज़ है वो सोडियम है। तो एग्जैक्टली ये सोडियम से जो अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलेंगी और जब जाएंगी इस सैंपल में, इसके वेपर्स में, उसके एटम्स में, उसके इलेक्ट्रॉन्स में, वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि अभी तक नॉर्मल हैं, एक्साइटेड नहीं हो रहे, उन इलेक्ट्रॉन्स के पास जाके जब उसको एक्साइटेड करेंगी और उनसे जो आपको ये स्पेक्ट्रम मिलेगा और उसमें जो ये लाइंस आएंगी, उससे आपको पता लगेगा कि ये चीज़ जो है, ये जो चीज़ है जिसके आपने वेपर्स लिए हैं, इसमें सोडियम मौजूद है। तब ही आपको पता लगेगा, वरना आपको पता नहीं लगेगा। आपको जो सोर्स चाहिए इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, वो सोर्स जो है वो ही होनी चाहिए जिसके बारे में आप पता चलाना चाहते हैं। अभी तक तो आपको नहीं पता ना, हो सकता है इसमें सोडियम के एटम हो ही ना, ये तो आपको नहीं पता ना, आप तो ट्राई कर रहे हैं। अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन सोडियम के मेटल से भी आप हासिल कर सकते हैं, हाइड्रोजन से भी हासिल कर सकते हैं, क्लोरीन से भी हासिल कर सकते हैं। आपकी लैब के अंदर 118 ये सैंपल्स मौजूद हैं जो कि अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बारी बारी आप सबको चेक करेंगे, बारी बारी आप सबको चेक करेंगे। और जब आपने सोडियम को चेक किया, सोडियम की अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेडिएशन की मदद से इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड किया और उनसे जब आपके पास ये स्पेक्ट्रम आया जिसमें 2 लाइंस थी, आप ये बात जानते हैं कि ये सोडियम की पहचान है, तो आप समझ गए कि एग्जैक्टली इन वेपर्स के अंदर क्या मौजूद है, सोडियम मौजूद है। अब आपने क्या किया, अब आपने एक और काम किया, इसी के साथ सेम प्रोसेस आपने रिपीट किया, क्योंकि अब आपको ये तो पता चल गया कि इसके अंदर सोडियम के एटम्स मौजूद हैं। अब आपने क्या किया, क्लोरीन जो है, क्लोरीन की सोर्स से अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस को यूज़ किया, और क्लोरीन सोर्स से अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड रेडिएशंस को आपने यूज़ किया, और सारी वही कहानी दोबारा हुई, और वही इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक्साइटेड नहीं हो रहे थे उनको एक्साइटेड किया, और उनसे जो आपको लाइट मिली और स्पेक्ट्रम अब जो मिला, सपोज़ करते हैं कि क्लोरीन का स्पेक्ट्रम कैसा होगा, अपनी तरफ से बना देता हूँ, मेरे पास तो अभी है नहीं। तो सपोज़ करते हैं क्लोरीन का स्पेक्ट्रम वो है जिसमें 5 लाइंस हैं, ऐसी 5 लाइंस हैं। तो आपने एक ही सैंपल को 2 दफ़ा चेक किया,
2 दफ़ा आपने 2 मुख्तलिफ सोर्सेज से चेक किया। आपने सोडियम सोर्स से जो यूवी और आईआर रेडिएशन मिल रही थी उससे चेक किया तो आपको पता लग गया इसमें सोडियम के एटम्स मौजूद हैं। और आपने क्लोरीन की सोर्स से जो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशंस को यूज़ किया और उससे जो आपको अगर स्पेक्ट्रम मिला वो ये 5 ब्लैक लाइंस वाला मिला मिसाल के तौर पे, तो आप समझ गए कि इसमें क्लोरीन भी मौजूद है। अब ये सैंपल जो था जिसके वेपर्स आपने लिए थे, इसमें आपको पता लग गया कि इसमें सोडियम के एटम भी मौजूद हैं और क्लोरीन के एटम भी मौजूद हैं। 2 किस्म के एटम्स का तो आपको इसमें श्योर हो गया, हाँ भाई 2 किस्म के एटम्स तो इसमें हैं। अब आपने क्या किया, इसकी जान नहीं छोड़ी। आपके पास 118 किस्मों के एटम्स हैं पेरियोडिक टेबल में, अभी सिर्फ 2 को आपने ट्राई किया। अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड लाइट आपको सबसे मिल सकती है। अब सुन ही रहे हैं तो ज़रा आप पूरी तफसील ही सुन लें। आपने हाइड्रोजन को लिया, हाइड्रोजन को हीटअप किया, उससे यूवी आईआर रेडिएशंस मिली और उससे क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए ही नहीं भाई जी। ये इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइटेड नहीं हो रहे थे वो इलेक्ट्रॉन अब भी एक्साइटेड नहीं हुए, ठीक है। आपने मैग्नीशियम को सोर्स के तौर पे यूज़ किया, अल्ट्रावायलेट आईआर को लिया और आपने मैग्नीशियम को एक्साइटेड किया। मैग्नीशियम से अल्ट्रावायलेट आईआर आपने लिया और इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करने की कोशिश की, ये एक्साइटेड नहीं हुए। गर्ज़ ये कि आपने पेरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स को बारी बारी रख के उनको हीटअप करके उनसे अल्ट्रावायलेट आईआर रेडिएशंस लेके आपने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड करने की कोशिश की। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड नहीं हुए किसी भी अल्ट्रावायलेट और आईआर रेडिएशंस की मदद से। ये एक्साइटेड हुए तो सिर्फ़ और सिर्फ किससे, जब आपने सोडियम को एज अ सोर्स यूज़ किया, जब आपने क्लोरीन को एज अ सोर्स यूज़ किया और उनसे आपको ये 2 स्पेक्ट्रम मिले। एक में 2 लाइंस थी जिससे आप पहचान गए कि ये सोडियम के एटम्स इस सैंपल में मौजूद हैं। दूसरा आप इसको पहचान गए कि इसके अंदर जो है ये दूसरा आपको स्पेक्ट्रम मिला क्लोरीन की मदद से। तो इन 5 लाइंस की मदद से मिसाल के तौर पर आप पहचान गए कि इस सैंपल के अंदर क्लोरीन के एटम्स भी मौजूद हैं। हैंस फाइनली आप कह सकते हैं कि यार ये जो हमारे पास सैंपल है ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। थक गए? हाँ, आप ही तो थके हैं, सिर्फ मैं तो मज़े से खड़ा हूँ यहाँ पे। भाई मेरी वीडियो में एडिटिंग वगैरह नहीं होती कि मैं वक्फे वक्फे से लेक्चर बना रहा हूँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। थ्रू आउट एक ही लेक्चर होता है। अगर बात समझ में नहीं आई है तो वीडियो को बैक करके दोबारा मेरी बात सुनने की कोशिश करें। तो ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये हमारा निमट गया। अब वो जो हमारे पास है ना एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये बहुत ही आसान है, इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एब्जॉर्प्शन का काम इसके अंदर भी हो रहा होगा। एब्जॉर्प्शन का काम इसके अंदर भी हो रहा होगा। दूसरा जो मेथड है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोप। तो ये जो मेथड है, पहली बात याद रखिएगा, इससे पहले वाला जो आपने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड देखा था ना, आप उसकी मदद से भी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सैंपल के अंदर। और आप ये जो मेथड है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी वही काम कर रहा है। ये भी आपको एलिमेंट्स के बारे में ही बताएगा। इसकी मदद से भी आप एलिमेंट्स को ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देख लीजिए, ये भी आपको स्पेक्ट्रम इससे मिलेगा। अगर आप इस मेथड को यूज़ करते हैं तो ये भी आपको स्पेक्ट्रम देगा। पहला वाला स्पेक्ट्रम जो आपको मिला एब्जॉर्प्शन मेथड की मदद से, आपको याद होगा उसमें ब्लैक लाइंस थी और बैकग्राउंड जो है कलर्ड था।
बैकग्राउंड कैसा था? कलर्ड था। और इस इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड की मदद से जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा उसके अंदर जो लाइंस होंगी वो कलर्ड होंगी, जो लाइंस होंगी वो कलर्ड होंगी। ये कलर्ड लाइंस, 4 लाइंस जो आपको मिल रही हैं। और बाकी ये जो बैकग्राउंड है ना, ये सब ब्लैक, ब्लैक 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 ब्लैक, ये सब ब्लैक। तो ये जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा ये एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से ही आपको मिलेगा। ये जो कलर्ड लाइंस हैं, इन कलर्ड लाइंस को आप देखेंगे और ये आपको बताएंगी कि ये जो आपको स्पेक्ट्रम मिला है इसमें ये जो 4 कलर्ड लाइंस हैं ये आपको बता रही हैं कि जो सैंपल आपने लिया था, जो सैंपल आपने लिया था उसको वेपराइज करने की ज़रूरत नहीं है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम सैंपल को वेपराइज करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम सैंपल को वेपर्स में कन्वर्ट नहीं करते, बल्कि इसको सिंपली क्या करते हैं, हीटअप करते हैं। हीटअप करते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड और डी एक्साइटेड स्टेट के अंदर आते जाते हैं। उसके नतीजे में जो लाइट रिलीज़ होती है वो इस किस्म का स्पेक्ट्रम आपको देती है। और जब ये आपको स्पेक्ट्रम मिलता है जिसके अंदर ब्लैक बैकग्राउंड है और ये कलर्ड लाइंस हैं, तो ये 4 कलर्ड लाइंस जो हैं ये आपको बता देंगी कि ये हाइड्रोजन है। ये क्या है? ये हाइड्रोजन। और इसी तरह अगर कोई दूसरा सैंपल है उसके अंदर आपको ये 5 कलर्ड लाइंस मिलती हैं इतने इतने वक्फे से। जिसमें से ये वाली जो है ये ऑरेंज कलर की है, बाकी ये लाइट ग्रीन कलर की है, ये दोनों डार्क ग्रीन कलर की हैं और ये स्काई ब्लू कलर की है। बाकी बैकग्राउंड तो ब्लैक है, ब्लैक है, ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड है पूरा का पूरा। तो ये जो स्पेक्ट्रम आपको मिला है अब ये आपको बता रहा है कि ये जो सोर्स है, ये जो सैंपल आपने लिया है इसमें हीलियम के एटम्स मौजूद हैं। ठीक है। और तीसरा इसी तरह जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है जिसके अंदर सिर्फ 2 लाइंस आपको कलर्ड मिलती हैं, बाकी पूरा बैकग्राउंड ब्लैक होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक बैकग्राउंड होता है। ये 2 लाइंस जो आपको कलर्ड मिली हैं ये दोनों के दोनों स्काई ब्लू कलर्स की हैं। ये आपको बता रही हैं कि ये सोडियम, ये जो आपका सैंपल है इसमें सोडियम के एटम्स हैं। अब ये बात आप याद रखिएगा कि ये जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इस सैंपल को हीट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हीट जो इसको मिल रही है और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड और डी एक्साइटेड स्टेट के अंदर जा रहे हैं, तो उसके नतीजे में ये आपको मिल रहा है। अब फ़र्क क्या है, गड़बड़ मत कीजिएगा, दोनों में फ़र्क जो है वो याद रखिएगा। हीट जो है आप उसको भी दे रहे थे इससे पहले वाले मेथड में, जो एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला मेथड था, वो है टेक्निकल, जो कि डिफ़िकल्टी पैदा करता है। ठीक है, हीट आप इसको भी दे रहे हैं। इस मेथड के अंदर, इस वाले मेथड के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड नहीं हो रहे थे, कुछ हो रहे थे कुछ नहीं हो रहे थे। यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड होंगे और डी एक्साइटेड भी होंगे, और आपको इस किस्म के स्पेक्ट्रम जो है वो मिलेंगे जिससे आप पहचान लेंगे। इसको हम कहते हैं इमिशन, क्योंकि इसमें इखराज हो रहा होता है, खारिज हो रही होती है, ठीक है, इमिट हो रही होती हैं ये लाइट की शक्ल में रेडिएशंस, जिनसे हमें ये स्पेक्ट्रम मिलते हैं। तो हमारा सारा प्राइमरीली टारगेट ये इमिटेड लाइट होती है। लेकिन अगर इसको आप देखें एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, इसमें हमारा जो प्राइमरीली टारगेट होता है वो एब्जॉर्ब्ड लाइट होती है। इमिशन का काम इसमें भी हो रहा होता है ना, आपको पता है इमिशन इसमें भी होता है। इमिशन तो सब में होगा, रेस तो सब में इमिट होंगी, वरना हमें स्पेक्ट्रम कहाँ से मिलेगा, हमें यही तो चाहिए, यही तो लाइट हमें चाहिए। तो इमिशन तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, लेकिन प्राइमरीली इसके अंदर इमिशन वाली रेस से हमारा मतलब है, और ये हमारे लिए मीनिंगलेस हैं।
जो रेडिएशंस हम इसको दे रहे हैं, जो हीट हम इसको दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगला जो टॉपिक है आपका वो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। आपको इलेक्ट्रिसिटी की तारीख़ से, इलेक्ट्रिसिटी की हिस्ट्री से कोई लगाव है, आप जानना चाहते हैं कि ये बिजली कहाँ से पैदा हो गई, कैसे आ गई, तो उसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, या मैग्नेट्स जो हैं, मैग्नेटिज़म, उसकी हिस्ट्री आप जानना चाहते हैं, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नाम से कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, उसमें मैंने ये सारी हिस्ट्री बताई है। इलेक्ट्रिसिटी की भी हिस्ट्री बताई है, मैग्नेटिज़म की भी हिस्ट्री बताई है, और वो जो ट्यूब्स इस्तेमाल हुई हैं उसके अंदर, डिस्चार्ज ट्यूब्स, उनकी भी हिस्ट्री बताई है। तो ये 18 वीडियोस हैं, आप देखें, बहुत आपको ज्ञान मिलेगा इससे, बहुत ज़्यादा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के नाम से। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो है उसको चेक करें, उसके अंदर ये पूरी सीरीज़ मौजूद है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।